हाय फ्रेंड्स, नॉलेज मंत्रा 2 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं हूं विनोद कुमार। आज की वीडियो का विषय है रस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रस क्या है, रस कितने प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कि रस क्या होता है। सामान्य ढंग से अगर देखा जाए तो रस का मतलब होता है किसी पदार्थ या किसी फल का जूस। लेकिन साहित्य में रस का अर्थ कुछ और होता है, अलग होता है। साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य को पढ़कर होने वाली आनंद की अनुभूति। यह आनंद की अनुभूति साहित्य को पढ़कर भी उत्पन्न हो सकती है या काव्य को पढ़कर भी। अगर हम रस के सामान्य अर्थ की बात करें तो रस का अर्थ होता है आनंद। जी हाँ दोस्तों, रस को आनंद कहा गया है। हमें एक बात याद रखनी है कि साहित्यिक आनंद को रस कहा जाता है, तो यह सामान्य सी रस की परिभाषा हो गई। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि साहित्य एवं काव्य की आत्मा ही रस है। तो पहली बात तो यह हो गई कि साहित्यिक आनंद को ही रस कहा जाता है, तथा दूसरा साहित्य एवं काव्य की आत्मा ही रस है। आचार्य विश्वनाथ जी ने रस की परिभाषा इस प्रकार दी है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। देखिए, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अब प्रश्न उठता है कि रस सामान्य तौर पर है क्या? रस कोई जूस नहीं है जिसको पिया जा सके और जो दिखता हो। रस तो महसूस करने वाली चीज़ है, आस्वादन करने वाली चीज़ है। क्योंकि साहित्य को पढ़कर जो आनंद प्राप्त होगा वह दिखने वाली चीज़ नहीं होगी, वह तो महसूस करने वाली या महसूस की जाने वाली चीज़ होगी। इसलिए रस दर्शनीय या देखने योग्य नहीं होता है। जिसे देखकर हम महसूस कर सकें उसे केवल हम अपने मन में महसूस कर सकते हैं। किसे? रस को। रस को हम केवल क्या है? मन में महसूस कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि रस लौकिक है। लौकिक मतलब सांसारिक, कि वह सांसारिक है, वह दिखता है, ऐसा नहीं है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि रस अलौकिक होता है। जैसे हम ईश्वर को महसूस करते हैं तो एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, तो वैसा भी नहीं होता है रस। यह बात स्पष्ट है कि रस न तो लौकिक होता है और न ही अलौकिक होता है। तो रस है क्या फिर? जैसा मैंने ऊपर बताया कि साहित्य के भाव को पढ़कर जो आनंद महसूस होता है वही रस है। तो रस साहित्य के भाव से उत्पन्न आनंद है, इसलिए यह भावात्मक है। अब जानते हैं कि रस की उत्पत्ति कहाँ से हुई। रस का प्रयोग सर्वप्रथम तैत्तिरीयोपनिषद नामक ग्रंथ में किया गया था। और किस रूप में किया गया था? स्वाद के रूप में। इसके बाद रस का प्रयोग या रस की चर्चा भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में की। आचार्य भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में रस पर चर्चा की है। भरत मुनि ने स्वाद से हटकर आनंद के रूप में रस का प्रयोग किया है। तो तैत्तिरीयोपनिषद और नाट्य शास्त्र में यही अंतर है कि तैत्तिरीयोपनिषद में रस का प्रयोग स्वाद के रूप में किया गया तथा नाट्य शास्त्र में आनंद के रूप में। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि रस साहित्य को पढ़कर होने वाली आनंद की अनुभूति है। अब परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, अब मैं उसकी बात कर लेता हूँ। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं। रस का स्थायी भाव, कोई रस दे करके उसका स्थायी भाव पूछ लिया जाता है, या फिर पूछ लिया जाता अनुभाव क्या है, विभाव क्या है, संचारी भाव क्या है और स्थायी भाव क्या है।
तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि रस के 9 भेद माने गए हैं, 9 रस माने गए हैं। और कैसे उसे हम समझे, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको 9 भेद आसानी से समझ में आ जाएंगे। ट्रिक क्या है वो सुन लीजिए। ट्रिक को मैंने एक चौपाई के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वो कैसे है? हास्य करुण श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बने। पहली पंक्ति क्या है? हास्य करुण श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बने, हास शोक रति के उत्साह से भय देखो निर्वेद बने। विभत्स अद्भुत रौद्र से नवरस का सम्मान बने, जुगुप्सा विस्मय क्रोध से रसों का स्थायी भाव बने, रसों का स्थायी भाव बने। तो इस आधार पर, इस ट्रिक से आप रस के स्थायी भाव और रसों की कुल संख्या को पहचान सकते हैं। अगर पहली पंक्ति को ध्यान से देखें तो इसमें 6 रसों का जिक्र हुआ है और उनके 6 स्थायी भाव भी साथ में दर्शाए गए हैं। आइए देखते हैं वे कौन कौन से हैं। पहली पंक्ति में लिखा है हास्य करुण श्रृंगार मिलकर, तो 3 रस हो गए। कौन कौन से? हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस। आगे लिखा है वीर भयानक शांत बने, तो चौथा हो गया वीर रस, 5वां हो गया भयानक रस और 6ठा हो गया शांत रस। अगली पंक्ति में इनके स्थायी भाव दर्शाए गए हैं। नीचे लिखा है हास शोक रति के उत्साह से, तो हास्य का स्थायी भाव होता है हास, करुण का स्थायी भाव होता है शोक, श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। और आगे दिया है उत्साह से भय देखो निर्वेद बने, तो उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है, भय भयानक का और निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। कितना सरल, कितना आसान हो गया है इस एक ट्रिक मात्र से। कुछ भी तो याद नहीं रखना, सिर्फ हमें पंक्ति याद रखनी है। कौन सी? हास्य करुण श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बने, तो इसमें 6 रस आ गए। अगली पंक्ति में इनके स्थायी भाव दर्शाए गए हैं। कौन कौन से? हास शोक रति के उत्साह से भय देखो निर्वेद बने, तो ये इनके यहाँ पर साथ में स्थायी भाव दर्शा दिए गए हैं। फिर से मैं एक बार यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। हास्य का स्थायी भाव हो गया हास, करुण का शोक, श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, भयानक का भय और शांत का निर्वेद। अगली पंक्ति में 3 रस और 3 स्थायी भाव आपको मिलेंगे। पंक्ति है विभत्स अद्भुत रौद्र से नवरस का सम्मान बने, तो विभत्स, अद्भुत और रौद्र ये 3 रस और इसमें आए हैं। 6 ऊपर और 3 इसमें, 9 रस हो गए। और अगली पंक्ति में दिया है जुगुप्सा विस्मय क्रोध से रसों का स्थायी भाव बने, तो यहाँ पर जुगुप्सा विभत्स का स्थायी भाव है, विस्मय अद्भुत का और क्रोध रौद्र का स्थायी भाव है। तो इस प्रकार से 9 रसों के 9 स्थायी भाव मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। और ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, कोई एक रस दे करके उसका स्थायी भाव आपसे पूछ लिया जाएगा। इनको आप अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना। आइए आगे बात करते हैं रस के अवयव या रस के अंग, क्योंकि परीक्षा में रस के अवयव या रस के अंग पूछ लिए जाते हैं कि रस के कितने अवयव या कितने अंग होते हैं। तो मैं बता दूं, रस के 4 अवयव या 4 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है विभाव, दूसरा स्थायी भाव, तीसरा संचारी भाव और चौथा है अनुभाव। परीक्षा में और क्या पूछा जा सकता है? वो पूछा जा सकता है रसों की संख्या, स्थायी भावों की संख्या या संचारी भावों की संख्या पूछी जा सकती है। तो हमें ये बातें मालूम होनी चाहिए कि रसों की संख्या कितनी होती है। रसों की संख्या होती है 9, और इसी आधार पर, रसों के आधार पर स्थायी भाव कितने हो गए? 9 स्थायी भाव हो गए हमारे। और संचारी भाव होते हैं संख्या में 33, तो 33 हमारे संचारी भाव होते हैं। ये बातें हमें अच्छे से याद रखनी है।
परीक्षा में एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि रसराज किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ स्पष्ट कर दूं, श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। मतलब श्रृंगार को रसों का राजा कहा गया है, इसलिए श्रृंगार रस रसराज कहलाता है। ये बात आप याद रखें। आइए अब जानते हैं विभाव क्या है, स्थायी भाव क्या है, संचारी भाव क्या है और अनुभाव क्या है। विभाव की अगर बात करें तो विभाव होता है ऑब्जेक्ट जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है। मतलब कोई चीज़ देख करके हम एकदम से जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं उससे स्थायी भाव उत्पन्न होता है। विभाव मतलब हम अगर झाड़ी को देख करके भूत की कल्पना कर लेते हैं और भूत को देखकर क्या होगा भाई, भूत को अगर हम देखते हैं तो क्या मज़ा आएगा, हम नाचने लगेंगे, क्या ऐसा संभव है। भूत को देखकर तो हमें डर लगेगा। तो डर क्या हुआ, स्थायी भाव। स्थायी भाव मैं बता दूं पहले से ही हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं और जब उन्हें वैसी अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो वे जागृत हो जाते हैं, सुप्त अवस्था में होते हैं वैसे स्थायी भाव और पहले से ही विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर डर लगने से क्या होगा, स्थायी भाव उत्पन्न होगा। डर से कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न होगा, मतलब डर एक रस है और उससे कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न होगा मैं पहले बता चुका हूँ पीछे। सोचिए सोचिए सोचिए, जल्दी सोचिए। हाँ बिल्कुल सही कहा, कौन सा, भय नामक स्थायी भाव निकलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है जो हम डर रहे हैं। फिर उसका तुरंत एक्शन यानी कि प्रतिक्रिया जो होती है जिसके कारण हमारे दिमाग में उथल पुथल मच जाती है, वह होता है संचारी भाव। तो उसके बाद कौन सा भाव उत्पन्न होगा, संचारी भाव। सबसे पहले विभाव ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट देखने के बाद जो हमारे अंदर से भाव निकलता है उसे स्थायी भाव कहा जाता है और स्थायी भाव को देखने के बाद जो हमारी प्रतिक्रिया होती है, जो एक्शन लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है संचारी भाव। संचारी भावों के बाद हमारे शरीर में जो क्रिया होती है, मतलब जो क्रिया हमारी पहले जो एक्शन पहले हो चुका है संचारी भाव के कारण, उसके पश्चात जो शरीर में हलचल उत्पन्न होती है, जो क्रिया होती है वह क्या होगा, अनुभाव। तो इस प्रकार से हम विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव और अनुभाव को समझ सकते हैं। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि विभाव के कितने भेद होते हैं। तो विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रख लेंगे कि विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव और अनुभाव जो हैं वो रस के अवयव हैं या अंग हैं। और विभाव के दो भेद आलंबन और उद्दीपन, बस इनको याद रखना, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब मैं एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, मतलब विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव और अनुभाव को। उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यह प्रसंग उस समय का है, रामायण का प्रसंग है जिस समय सीता का हरण हुआ था। उसके पश्चात राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए निकलते हैं, वन वन में भटकते हैं। तो कैसी प्रतिक्रिया है, तो वे पूछते हैं किससे, खग, मृग और मधुकर यानी भंवरे। खग माने पक्षी, मृग आप जानते हैं उनसे, और जो भंवरे उनसे पूछते हैं क्या तुमने देखा, तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब पहली बात क्या है कि वहाँ पर मृग को देख करके जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई थी, मृग को देख करके ही तो वो सीता आकर्षित हुई थी ना। और सीता ने राम से उस मृग को पकड़ कर लाने के लिए कहा था। तो मृग यहाँ पर क्या हो गया, मृग हो गया यहाँ पर विभाव। मैंने पहले ही बताया, कोई ऑब्जेक्ट जो होता है जिसे देखकर हम जिसे देखते हैं तो हमारे मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर विभाव क्या हो गया, मृग हो गया। तो मृग जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, विभाव। और उसे देखकर जब श्री रामचंद्र जी या सीता जी ने जैसा भी प्रतिक्रिया उत्पन्न की थी तो उससे निकलने वाले भाव क्या थे, स्थायी भाव थे। और स्थायी भाव जब आगे बढ़ा, प्रतिक्रिया हुई उसे देख करके,
तो फिर वो क्या कहलाया? संचारी भाव। और फिर संचारी भाव से जो शारीरिक क्रियाएं उत्पन्न हुई उसे क्या कहा गया? अनुभाव। तो इस तरीके से हम किसी भी रूप में कोई ऐसा उदाहरण दिया जाता है तो आपसे ऐसा ही इन उदाहरणों में से पूछेगा कि इसमें से स्थायी भाव कौन सा है, विभाव कौन सा है, संचारी भाव कौन सा है, तो आप तुरंत पहचान कर उसका उत्तर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको रस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको रस समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।